इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें देखेंगे कि टैक्स एयर क्या होता है और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। 3 तरह के टैक्स एयर होते हैं। नॉर्मल टैक्स एयर होता है आपका जुलाई ऑफ एवरी मंथ दिस एयर स्टार्टेड एंड ऑन 30th ऑफ जून जो है वो एंड हो जाता है। 12 महीने ये नॉर्मल टैक्स एयर है। स्पेशल टैक्स एयर स्पेसिफिकली होता है कुछ ख़ास इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब नीचे इन्होंने कुछ जगहों का बताया हुआ है, शुगर मिल, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स। अब ये क्या है, ये वो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनके कुछ ख़ास कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि उनको ये टैक्स एयर चाहिए। मतलब अगर शुगर वाले की क्रॉप किस टाइम पे आ रही है और वो किस टाइम पे क्लोज कर पा रहा है अपने फाइनेंशियल्स को, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है ये। तो इस वजह से उनको एक स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है कि आप कब ख़त्म कर लें भाई, 30 सितंबर पे आप अपना टैक्स ईयर जो है वो एंड कर लें। तो स्टार्ट कब होगा ये? यहीं से होगा। 30 सितंबर में एंड होगा तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर में एंड होगा। अब 30 सितंबर में एंड होने का मतलब है कि उसको मसला ये आ रहा होगा कि उसकी क्रॉप जो है वो जून जुलाई में चल रहा होगा बिजनेस प्रोसेस। कहता होगा भाई मेरे लिए हर साल का मसला है, मेरी इनकम ही नहीं पता चलती मुझे जून में, तो मेरी तो इनकम ही पता चलती है मुझे अगस्त में। सही, तो मैं हर साल तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अगस्त की इनकम फिर आगे लेकर जाऊँ और दो फाइनेंशियल बनाऊँ। तो ये एक चक्कर है। तो इस तरह वो स्पेशल प्रोविज़न कुछ इंडस्ट्री और भी होंगी, एग्जाम्पल के लिए ये बता दिए। अच्छा, मेन है और एक और चीज़, स्पेशल टैक्स एयर। एक तो है कि आप उस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास वो प्रोविज़न मौजूद है, आपने पहले ही उसको कमिश्नर को बोल दिया कि यार जो है मेरे साथ ऐसा मामला है, मैं शुगर इंडस्ट्री में हूँ, शुगर इंडस्ट्री को ऑलरेडी मिली है तो मेरे साथ भी यही कर लो। अब कुछ केसेस में ऐसा होगा कि वो बिज़नेस न्यू है या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस सिर्फ आपकी कंपनी के साथ है, तो आप फिर अप्लाई करेंगे उस स्पेशल टैक्स एयर के लिए। आप कमिश्नर को बोलेंगे कि भाई मुझे फलां मंथ से स्टार्ट करके XYZ मंथ से स्टार्ट करके XYZ मंथ पे एंड करना है और इसके रीजंस यही हैं। तो वो आपको, अगर आपकी प्ली होगी जस्टिफाइबल, तो वो आपको अलाउ कर देगा वो टैक्स एयर। तो जब ये एलोकेशन हो रहा होगा, जब तक एलोकेशन नहीं होगा आप किस एयर पे होंगे? नॉर्मल टैक्स एयर पे। जून पे एंड हो रहा है, अब आप उसको कह रहे हैं मेरा जनवरी से स्टार्ट करो, दिसंबर में एंड करो, और उसने आपको अलाउ कर दिया। तो अब इस बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो उस वक्त भी एक टैक्स एयर अलॉटेड होगा आपको, वो कहलाएगा ट्रांजिशनल टैक्स एयर। सही है। अब ट्रांजिशनल टैक्स एयर में टेक्निकलिटी है, वो हमें समझने वाली है। स्पेशल टैक्स एयर सिंपल बात हो गई कि किसी भी स्पेशल पर्पज़ पे आपको एक प्रोविज़न हासिल है कि आप वो टैक्स एयर यूज़ कर रहे हैं और वो डिफरेंट है नॉर्मल से। नॉर्मल वाला आपको पता है, ट्रांजिशनल में थोड़ा सा मसला है। अब ये क्या बता रहे हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या था, 1/7/2015 से स्टार्ट हुआ और 30/6/2016 पे एंड हो गया। टैक्स ईयर कौन सा लगा? 2016। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है, टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करना इतना ज़रूरी क्यों है? वेरी गुड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे बहुत बड़ी गेम भी है। अगर आपने नॉर्मल टैक्स ईयर में आप फॉल कर रहे थे 2016 में और स्पेशल टैक्स ईयर की वजह से आप फॉल कर रहे हैं 2015 में और 2015 का टैक्स रेट कम है, तो अगर आपकी इनकम है 1 अरब रुपए और 2% का भी फर्क है तो 2 करोड़ रुपए का फायदा हो गया, 2 करोड़ रुपए बच गए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और जब कमिश्नर इसकी प्रोविज़न दे रहा होगा तो उसको भी ये बात समझ में आनी चाहिए, उसको भी ये बात पता है, तो वो बहुत ही विजिलेंटली इस चीज़ को देखेगा कि वाकई ही इस बिज़नेस की नीड है, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके साथ कि ये मांग रहा है, या फिर ये कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा है। अच्छा, अब
नॉर्मल टैक्स ईयर 2016 लगेगा इसके ऊपर। अब इसे चेंज किया 1 जनवरी 2017, तो एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2017। टैक्स ईयर कौन सा लग रहा है? 2018। कैसे पता चला? जहां पे जिस टैक्स ईयर में, अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर होता तो जहां पे ये एंड हो रहा है उस वक्त कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है? 2018 चल रहा है। क्यों? 1 जुलाई 2017 से कौन सा टैक्स ईयर लग चुका है? 18 का। तो 2000 जहां ये चेंज होने के बाद जहां खत्म हो रहा होगा हम फिर वो वाला टैक्स ईयर उठाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? देखें, आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। तो नॉर्मल टैक्स ईयर ये कौन सा होगा? इनको बता दें, इनको बता दें। अभी कौन सा टैक्स ईयर है? नहीं, टैक्स ईयर 2024 लग चुका है, 2023 खत्म हो गया। 30 जून, हाँ, टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर है क्या? जून में खत्म हो गया। 2023 जून में जो 2023 का टैक्स ईयर था वो 2023 में ख़त्म हो गया। आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देखा, वो आ गया, वो भी आ गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी नया आ गया, हर चीज़ नहीं आ गई। अब हम फिस्कल ईयर 2023 के अंदर मौजूद हैं। आप जब फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो फाइनेंस की वेबसाइट है उस पर जाते हैं तो उसमें फिस्कल ईयर 2024 लिखा हुआ होगा हर डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब फिस्कल ईयर का क्या मतलब? फिस्कल पॉलिसी को पता है ना क्या है? जो टैक्स के पैसे और आपके एक्सपेंडिचर जो उसके बिहाफ पे हो रहे हैं उसकी जो पॉलिसी होती है बजट के अंदर, वो फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी बैंक के रेट को डील कर रही होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। तो फिस्कल पॉलिसी की वजह से ही टैक्सेस को डील कर रही होती है, तो फिस्कल ईयर हम उसी को कहते हैं। जो मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट होगा और मिड ऑफ द ईयर एंड हो जाएगा। तो अभी हम अक्टूबर 2023 में, टैक्स ईयर 2024 के अंदर है, सही है। अब अगर स्पेशल टैक्स ईयर था आपके पास तो आपका तो 30 जून पे ख़त्म नहीं हुआ, 2023 30 जून पे ख़त्म नहीं हुआ, 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 2023 पे ख़त्म होगा। 3 महीने अभी बाकी हैं। तो आप टैक्स ईयर कौन सा यूज़ करेंगी? 24, क्योंकि आप जहां पे आपका स्पेशल टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है वो कहाँ पे है? 2024 में मौजूद है। तो वो जो हमने प्रोविजन लेके कोई फ़ायदा उठा सकता है वो वाली चीज़ इसने यहाँ पे बिल्ली मार दी उसकी। हाँ, 30 सितंबर है। अब 30 सितंबर, अभी की एग्जाम्पल ले लो ना, 30 सितंबर अभी तो गुजरा, तो 30 सितंबर में टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है? 2024 का होगा। हाँ, जो वहां पे खत्म हो रहा होगा। अच्छा, अब ये तीसरे में उसने ट्रांजिशनल की बताई है। अब इसने टैक्स ईयर चेंज किया था यहाँ पे। अब देखें, पीछे वाले से रेफर करिएगा, दोनों से। पहले उसका एक शख्स था, उसका नॉर्मल टैक्स ईयर था, 2000 जून 2016 से स्टार्ट हुआ था और जुलाई 2015 से स्टार्ट हुआ था, जून 2016 में ख़त्म हुआ। उसने एप्लीकेशन दी स्पेशल टैक्स ईयर की, उसको अलॉट हो गया। एक जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 2017 में ख़त्म हो गया। बीच में 6 महीने रह गए उसके, 2016 के 6 महीने रह गए, वो कहीं फॉल नहीं हुए, वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में आएंगे। नीचे आप देखें, पीरियड जब स्टार्ट हो रहा है 1/7/2016 से 31/12/2016 तक का जो पीरियड है वो कहाँ फॉल होगा? टैक्स ईयर 2017 के अंदर। ये जो पीरियड स्पेशल और नॉर्मल टैक्स ईयर के बीच में जो पीरियड होगा वो होगा आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और उसमें वो टैक्स ईयर लगेगा जो स्पेशल
और नॉर्मल टैक्स पीरियड के बीच का पीरियड जो होगा। गॉट इट? अब एक एग्जांपल इस पे कर लेते हैं ताकि ये चीज समझ आ जाए। ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? कौन सा टैक्स ईयर होगा? 2021। सही है। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूँ ना वो बताए। अब आ गई कहानी स्पेशल टैक्स ईयर पे। इस बंदे ने बोला भाई मेरा हिसाब किताब नहीं चल रहा, मुझे स्पेशल टैक्स ईयर चाहिए। तो उसको मैडम थी कमिश्नर, इन्होंने अलाउ कर दिया। बोला भाई तुम चले जाओ। अच्छा, आप बताएं अब कौन सा टैक्स ईयर होगा इस पे? आप बता दें कौन सा? क्यों 23 क्यों होगा? 22 क्यों होगा? क्या? दिसंबर 2022 पे एंड हो जाएगा इस वजह से। अच्छा, आप बताइए क्यों 23 क्यों होगा? सही है। आप बताइए कौन सा टैक्स ईयर होगा इसमें? कौन सा? जोर से तो थोड़ा बोले। 23। अच्छा, सही है। अब क्यों, रीजन क्या है इसका 23 क्यों होगा? जुलाई में पीरियड एंड हो जाता है नॉर्मल का, और ये मिड इसमें आ रहा है ठीक है, सही बताया था आपने, वेरी गुड। सबको क्लियर है क्यों 2023 होगा? आपने गलत बताया, क्योंकि ये वाला जो पीरियड फॉल कर रहा है ना, ये आपके लिए, ये यहां से ये दिसंबर से वाला जो जहां एंड हो रहा है, इस वक्त नॉर्मल टैक्स ईयर में 2023 शुरू हो चुका है। गॉट इट? तो इस वजह से 2023 होगा। अब इन दोनों पीरियड्स के बीच में एक 6 महीने बाकी हैं जो कहीं कवर नहीं हुए। वो कौन से? आप बताएं। क्या बोल रही हैं यार? नहीं नहीं, वो तो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो मंथ कौन से हैं आप बता दें। इस पूरे पीरियड के बीच में एक टाइम पीरियड है जो मिसिंग है 6 महीने का। मैं लिख रहा हूं, बताएं। सही है, 1 जुलाई। गुड। और कहां तक का? 31 दिसंबर 2021। हाँ, कोई और 22 वाला है? आप क्लियर हो गया या? ठीक है। अब ये जो पीरियड है इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? आप बताएं, आप बताएं। नहीं, ट्रांजिशनल तो है, 22 का लगेगा। इसको आसान करें, ट्रांजिशनल में नॉर्मल और स्पेशल के बीच वाला लगेगा। मैं ऐसे याद करता था इसको जब मुझे पेपर देना था। कभी भी ऐसा हो ना, एमसीक्यूज में आ जाता है ये सवाल। ये था भी, मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था सीएसएस के लिए तो एमसीक्यूज में मैंने देखा था, तभी मैंने इस पर इतना फोकस किया। एक नंबर दिला देगा आपको ये अगर आ गया तो ये इन दोनों के बीच में आपको फॉल करेगा ट्रांजिशनल हमेशा। इससे आगे नहीं जा सकता ये, ना पीछे जाएगा।
अच्छा, टैक्स के अंदर जो है वो रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल के जो टैक्स लायबिलिटी है या उसकी टैक्सिबिलिटी है उस पर डिफ्रेंसिएशन है। कुछ जगहों पे रेजिडेंशियल को टैक्स, नॉन रेजिडेंशियल एग्जेम्प्टेड है उसकी फॉरेन इनकम, और जो रेजिडेंशियल है, जो नॉन रेजिडेंट है उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स होगा, और जो रेजिडेंट है उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे कुछ केसेस में टैक्स होगा और कुछ में नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इस वजह से हमें किसी भी शख्स को टैक्स के अंदर उसकी टैक्सिबिलिटी को देखने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है, और उसका नेशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक शख्स जो गोरा है, जिसके माँ बाप ने कभी पाकिस्तान नहीं देखा, ना वो यहाँ पैदा हुआ, वो रेजिडेंट हो सकता है, और एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी, वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। उसका ताल्लुक उसके नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन पाकिस्तान से और प्रीवियस उसके 4 साल से है। अब वो क्राइटेरिया हम देख लेते हैं जल्दी से, देखें, आप खुद पढ़ें। ये तीनों क्राइटेरियाज हैं, इनमें से कोई भी मीट हो जाएगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। अगर तो वो 183 दिन का मतलब है 6 महीने से ज़्यादा, 365 दिन का दिन में साल, 365 दिनों का साल होता है, उसका हाफ ऑफ 183। अगर 183 या इससे ज़्यादा 182 पे है तो वो नहीं है, 183वां दिन उसे जैसे ही गुजारा पाकिस्तान में तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। और हाँ, अब अगर आप बन गए एम्बेसडर टू कंबोडिया, तो आप चले गए 2 साल के लिए मुल्क से बाहर, भेज दिया गया आपको वहाँ पे, तो फिर क्या होगा? फिर आप बोलें भाई मैं तो रेजिडेंट ही नहीं हूँ, मुझे तो जो अलाउंसेस, जो इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, इस पर टैक्स क्यों काट रही है मेरी गवर्नमेंट, मेरा तो 2 साल से मैं इधर बैठी नहीं हूँ। तो उसने लिख दिया, उसने बोला भाई गवर्नमेंट जो भेजेगी ना बाहर, वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो फिर तुम 180 साल भी बाहर हो तो तुम रेजिडेंट ही हो। जैसे मतलब कि अगर कोई दूसरे कंट्री के एम्बेसडर यहाँ रहते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट तो वो भी रेजिडेंट में आते हैं, तो वो भी टैक्स देंगे पाकिस्तान। आप लोग इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं? उस पढ़ना है लिया हुआ है, मुझे था पढ़ाना। इसलिए हमारा अकाउंट नहीं 100 नंबर का ना इंटरनेशनल लॉ, 100 नंबर का भाई, मैंने 2 बार पास, बहुत पहले का पता नहीं, लास्ट तो मैंने 2 अटैम्प्ट में तो 100 का ही था। तो उसमें ये सारी बातें हैं। एम्बेसडर्स के सेपरेट राइट्स होते हैं, उनके ऊपर लोकल लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। जो नॉर्मल नेशनल है, अगर कोई अमेरिकन है, पाकिस्तान का रहेगा फॉर सम रीजन 6 महीने 7 महीने हो गए, हाँ, उसके बाद नेशनलिटी नहीं है, तो टैक्स पे करने का कोई अलग सा प्रोसीजर है क्या करता है? वो रेजिडेंट हो जाएगा। अभी अगला प्रोविजन भी हमने पढ़ना है, उसमें अभी बात चलेगी। जैसे सर अगर कोई यहाँ का रेजिडेंट है, इसकी ओनरशिप नेशनल है, हाँ, इसके यहाँ पे ओनरशिप में घर भी है, लेकिन वो गया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहा, लेकिन वो आ रहा है, हम उसको 4 महीने के लिए वापस आते हैं, हाँ, उसने 183 डेज यहाँ नहीं गुजारे तो वो रेजिडेंट नहीं है लेकिन और अगर उसकी उस टैक्स ईयर में, सिर्फ उस टैक्स ईयर में, उस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर। यहाँ पे मतलब ओनर्स होता है, उसका एक लैंड है, उसका एक घर है, उससे फिर भी 4 महीने से गुजारे तो भी नहीं है, तो नहीं, रेजिडेंट रेजिडेंट नहीं होगा। अच्छा, ये तीसरा देखिएगा, अच्छा वो बता रहा है कि कौन जो है वो रेजिडेंट होगा पाकिस्तान में। सबसे पहली लाइन देखें, एन इंडिविजुअल वुड बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पसेस द इंडिविजुअल। अब डायरेक्ट सी पॉइंट पे आए, 2 तो हमने देख लिए।
रेजिडेंट कब होगा? जब उसने 183 दिन गुजारे हो पाकिस्तान के अंदर, तो वो रेजिडेंट होगा। अगर वो बाहर है, गवर्नमेंट की वजह से बाहर है, तो भी वो रेजिडेंट ही होगा पाकिस्तान में। तीसरा, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री, मतलब पाकिस्तान का सिटीजन होते हुए वो किसी और कंट्री में प्रेजेंट नहीं था 182 डेज से ज़्यादा, मतलब चांद पे चला गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा किया। फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और हु इज़ नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, मतलब कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में तो 182 डेज नहीं था, लेकिन वो किसी और कंट्री में भी टैक्स पेयर नहीं बन रहा। इनकी बात कि वो किसी और जगह पे भी उसने स्टे नहीं किया, तो वहाँ की भी वो टैक्स पेयर स्टेटस में नहीं आया, तो फिर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट पर्सन हो जाएगा। डबल टैक्सेशन को रोका गया है इसमें, क्योंकि जब कोई शख्स किसी और कंट्री में रेजिडेंट हो जाता है तो वहाँ पे टैक्स पे करता है, तो फिर वो पाकिस्तान में भी पे करना पड़े, उसको डबल टैक्सेशन हो जाती है। अब अगर वो इस तरह का सिनेरियो उसका बना है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहा और किसी और जगह भी पे नहीं कर रहा, पाकिस्तान का नेशनल है, तो फिर वो रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, आसान सी बात थी। अच्छा, अब ये रूल है कि कौन कौन से दिन जो हैं वो कंसिडर नहीं होंगे। अ डे ऑफ अराइवल, जिस दिन उसने पब्लिक हॉलीडे जो है वो कंसिडर होगा, अराइवल वाला दिन भी कंसिडर होगा। जिस डे जाएगा, नहीं, कौन से रूल हैं? अच्छा, ये सारे दिन जो हैं वो 183 डेज में काउंट होंगे। जिस दिन वो निकल रहा होगा यहाँ से, वो भी पब्लिक हॉलीडे भी, जो ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी, जो छुट्टियाँ उट्टियाँ उसने स्पेंड की हैं यहाँ पे, मतलब वो कह रहा है कंपनी के काम से आया था, उसको यहाँ यूनिलीवर ने यहाँ भेजा था पाकिस्तान, और उसके 190 दिन हो गए। अब वो प्ली ले रहा है कि भाई 7 दिन तो मैं छुट्टियों पे था, अप नॉर्थ चला गया था, तो ये तो काउंट मत करो, मैं तो काम से आया था, मैंने तो काम किया ही नहीं यहाँ पे इन 7 दिनों में, तो गवर्नमेंट बोल रही नहीं भाई ये काउंट होंगे, अब तुम रेजिडेंट हो, जो इनकम कमाई उसका टैक्स दे दो मुझे। रेजिडेंशियल टैक्स हर किसी पर्सन को लगता है? नहीं, रेजिडेंशियल टैक्स नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस होगा तो फिर टैक्स के रूल्स अप्लाई उस हिसाब से होंगे। अब जैसे हम लोग नॉर्मल पर्सन हैं, आप सब रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट हैं, हम सबको पर टैक्स होगा? बिल्कुल होगा। ये हमने क्यों देखा है, ये रूल देखने का मकसद छोड़ो, सिर्फ वो वाली चीज़ देखो, वो सेक्शन अप्लाई करेंगे बस। इस स्टेटस को कंफर्म करने के बाद फैसला होगा कि इसको टैक्स कैसे डील करेगा, इससे कितना टैक्स लिया जाएगा, कौन से प्रोविज़न लगाए जाएंगे, कौन से सेक्शन अप्लाई किए जाएंगे, ये पर्पस है। ठीक है यार, बस यहाँ तक रखते हैं इसको। अब इसी तरह कंपनी का एक स्टेटस है, और फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो पार्टनरशिप होती है उसका है। फिर किस किस तरह से ये सेक्शन, वो आपकी बात जो आपने बोला ना कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होगी, उसकी इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो देखा जाएगा। तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।